ठीक है। आज की क्लास में दर्शिका शुक्ला आप प्रेजेंट करने जा रही हैं द स्केलिंग ऑफ स्कोर्स। ठीक है, हम लोगों ने थोड़ा सा क्लासरूम में भी इसके बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से स्केलिंग की जाती है और क्यों की जाती है। अगर स्केलिंग नहीं हो तो इसके जो हम लोग स्कोर्स निकालते हैं या फिर मार्क्स देते हैं स्टूडेंट्स को, उन पे क्या फ़र्क पड़ेगा, या हम कैसे तय करेंगे कि कौन से स्टूडेंट के मार्क्स कितने ज़्यादा हैं किस दूसरे स्टूडेंट से। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। तो स्केलिंग के बारे में आज फिर से एक बार चर्चा करेंगी दर्शिका शुक्ला। तो दर्शिका शुक्ला आप स्टार्ट कीजिए, बाकी सभी लोग अपने आप को म्यूट कर लें। ओके सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग क्लास। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। टुडे इज माय टॉपिक स्केलिंग ऑफ स्कोर। दर्शिका, आपकी आवाज ना अब आ ही नहीं रही है, बहुत धीमे आ रही है। ओके मैम, अभी आ रही है? हाँ, अब आ रही है। ओके, आज हम स्केलिंग स्कोर के बारे में अध्ययन करेंगे, देखेंगे कि स्केलिंग स्कोर होता क्या है और ये हमारे पाठ्यक्रम में क्यों रखा गया है। इस टॉपिक के अंतर्गत हम सबसे पहले अपनी विषय सूची देखते हैं। विषय सूची के अंतर्गत हम किन बिंदुओं पर परिचर्चा करने जा रहे हैं उन पर ध्यान दे लेते हैं। पहला बिंदु है प्राप्तांक का अर्थ। प्राप्तांक क्यों, कैसे, कहाँ दिए जाते हैं, इस पर हम चर्चा करेंगे। प्राप्तांक के प्रकार कितने होते हैं, आवृत्ति वितरण क्या होता है, आवृत्ति वितरण का महत्व एवं उपयोगिता के बारे में पढ़ेंगे। प्राप्तांकों का परिमापन, मापन के स्तर देखेंगे। मापन करते समय जो त्रुटियां आती हैं उनकी चर्चा करेंगे। और ये जो पूरा प्रोसेस हम देख रहे हैं द स्केलिंग ऑफ स्कोर, इसमें जो प्राप्तांक हमें प्राप्त हो रहे हैं, ये प्राप्तांक प्राप्त होने के पश्चात उसमें जो प्रभावित करने वाले कारक होंगे, उसको जो प्रभावित कर रहे होंगे, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। इसके बाद पूरा निष्कर्ष और संदर्भ ग्रंथ सूची। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो हम प्राप्तांक होते हैं, क्योंकि हम ये देखते हैं कि स्केलिंग किसकी करनी है, हम किस स्कोर निकाल रहे हैं, तो वो स्कोर है क्या, उनको जानेंगे कि स्कोर है क्या। हम अपने पाठ्यक्रम में या फिर ये कहें कि सांख्यिकी में, रिसर्च में, इन सब चीज़ों का बहुत महत्व होता है। स्कोर का बहुत ही ज़्यादा महत्व होता है। हम ये देखते हैं कि मनोविज्ञान या फिर शिक्षा में या फिर सामाजिक जो विज्ञान होती है उसके अंतर्गत जो हमारे लिए जो विषय सामग्री रखी जाती है, उसमें जो प्राप्तांक है उसका विशेष महत्व पाया गया है, होता भी है। जैसे मनोविज्ञान में जो भी हम परीक्षण करते हैं, किसी बालक का करते हैं या फिर किसी युवा, किसी भी स्तर के जो है व्यक्ति, उन पर जो भी हम परीक्षण करते हैं और जो आंकड़े हमें प्राप्त होते हैं उनको स्कोर कहते हैं। यानी ये कहा जा सकता है कि जो, अब देख लीजिए कि बालकों का ये विद्यालय स्तर पे जो भी परीक्षाएं होती हैं या फिर जो भी मनोविज्ञान में बुद्धि परीक्षण हो गया, पर्सनालिटी परीक्षण हो गया, ऐसे जो भी हम देखते हैं, परीक्षा एक तरह से परीक्षा कह सकते हैं कि परीक्षा में जो जो भी प्राप्तांक प्राप्त होते हैं उसको एक प्राप्तांक ही कहते हैं, जो भी अंक प्राप्त होते हैं। हमारी विषय सामग्री में कई अन्य विषय भी होते हैं, मतलब अन्य विषय होते हैं, जैसे विज्ञान हो गया, सामाजिक विज्ञान हो गया और रेखा गणित हो गई। इन सब में इसका बहुत ही
योगदान हम देखते हैं। सामाजिक विज्ञानों की विशेष सामग्री जो हमें प्राप्त होती है, जो अध्ययन हम करते हैं, वो काफ़ी जटिल उसका जो रूप है वो प्रस्तुत होता है, क्योंकि ये जो समाज से जुड़े हुए जो चर होते हैं, उनका किसी भी संख्यात्मक जो मापन होता है वो जटिल कार्य होता है, उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। जो भी चर हैं वो यथास्थिति में ही रहते हैं। वैज्ञानिकों द्वारा अमूर्त विशेष सामग्री से मापिनी विधियों द्वारा प्राप्तांक प्राप्त कर लिए जाते हैं। सांख्यिकी में अधिकतर प्राप्तांक का उपयोग किया जाता है। सांख्यिकी में इसका अहम रोल होता है। और आज हम देखेंगे कि हम सभी कक्षाओं में या फिर जिन भी विषयों में हम इसका महत्व तो देखते ही हैं, लेकिन जो सबसे बड़ी भूमिका है वो सांख्यिकी में इसकी प्रस्तुत होती है। आज हम इसमें देखेंगे कि प्राप्तांक होते क्या हैं। साधारण शब्दों में कहा जाए कि प्राप्तांक जो होते हैं वो, गैरेट ने कहा था 1999 में कि किसी व्यक्ति की क्षमता के मापन को साधारणतया परीक्षणों के आधार पर व्यक्त करने को प्राप्तांक कहते हैं। यानी उनका मानना था, उनका ये कथन था कि कोई भी व्यक्ति है, उसकी जो क्षमता है, अगर हम उसका मापन करते हैं परीक्षणों के आधार पर, वो जो हमें कंक्लूजन, निष्कर्ष जो निकलता है उसको प्राप्तांक कहते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए कि हम किसी व्यक्ति का अगर बुद्धि परीक्षण कर रहे हैं, तो उसकी क्षमता के अनुसार उसकी जो बुद्धि लब्धि होगी, हमें जो आंकड़े प्राप्त होंगे उसको हम प्राप्तांक कहते हैं। अगर दूसरे शब्दों में देखा जाए, अब उदाहरण के रूप में हम ले सकते हैं कि यदि एक और उदाहरण है कि जैसे किसी परीक्षार्थी की परीक्षा ली गई है और उसको अंक प्राप्त हुए हैं 40, 48, 52। तो ये जो अंक प्राप्त हो रहे हैं, जो उसे अंक मिल रहे हैं, उसकी क्षमता के अनुसार ही दिए जा रहे हैं। तो उन्हीं अंकों को हम स्कोर या प्राप्तांक कहते हैं। साधारण शब्दों में हम दूसरी परिभाषा देखते हैं कि किसी परीक्षण अथवा विषय में परीक्षार्थी जो अंक प्राप्त करता है उसे प्राप्तांक कहते हैं। जैसे बालक है, उसने कोई परीक्षा दी है अपने विषय में, उसे जो भी अंक दिए जा रहे हैं, उसका जो मूल्यांकन किया जा रहा है, उसके आधार पर उसे अंक जो प्राप्त हुए हैं उसे प्राप्तांक कहते हैं। रेबर ने अपनी एक परिभाषा दी थी 2008 में। उन्होंने कहा कि प्रयोज्य के किसी मापन योग्य कार्य को जिस विशिष्ट प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया द्वारा व्यक्त किया जाता है, उसे प्रत्युत्तर या प्रतिक्रिया को ही प्राप्तांक कहते हैं। रेबर ने कहा कि जो प्रयोज्य अभ्यर्थी या फिर जो परीक्षा जिसकी ली जा रही है, जो उसका जो भी हम मापन कर रहे हैं, उसके योग्य जो भी हम एक प्रश्नावली प्रस्तुत कर दे रहे हैं उसको, वो उसका हल करके उसको दे रहा है। यानी जो प्रश्नावली हल करके उसका जो उसकी क्रिया प्रतिक्रिया है, उसका अंकन करके उसकी क्रिया प्रतिक्रिया का जब हम प्रत्युत्तर देते हैं उसको प्राप्तांक कहते हैं। रेबर ने यह प्राप्तांक के लिए, या ये कहें कि रेबर ने जो प्राप्तांक के बारे में जो भी व्याख्या की है, उसके संदर्भ में उन्होंने कहा कि जो प्राप्तांक हमारे होते हैं उनका एक स्थान निर्धारित होता है। जैसे 0.5 से नीचे या फिर 0.5 तक ऊपर व्यक्त किया जा सकता है। देख सकते हैं उदाहरण के लिए कि अगर किसी बालक को 9.5 मार्क्स प्राप्त हुए हैं, तो उस अंक को हम 10 संख्या के रूप में, यानी 10 के रूप में हम लिख सकते हैं। और वहीं पर अगर उसे
अ, एक मिनट सर, ब्लैक बोर्ड का इश्यू है सर, इसलिए अब जैसे कि हम देख रहे हैं कि हमारे पास प्राप्तांक आ रहे हैं 9, और एक तरफ हम नीचे उसका स्तर देख रहे हैं कि 10 है हमारे पास नंबर, और उसके नीचे का लेवल हो सकता है 9.5, और उसके ऊपर अगर बढ़ेंगे तो 10.5। जो रेबर और रेबर ने अपना सिद्धांत दिया, उन्होंने ये कहा कि अगर 9.5 मार्क्स प्राप्त होते हैं तो उसको 10 लिख सकते हैं, और अगर 10.5 मिल रहे हैं तो उसको भी हम 10 लिख सकते हैं। केवल इसके बीच में ही हम जो अंकों का फेरबदल है वो कर सकते हैं। उदाहरणतः एक और एग्जांपल देखेंगे कि यदि किसी बालक को 10.3 मार्क्स मिले हैं, तो फिर हम उसका जो भी अंकन है, जो जो अंक उसके पूरे रूप में जब लिखेंगे तो केवल 10 लिखेंगे। और यदि उसके मार्क्स आ रहे हैं 10.7, तो तब हम उस अंक को बढ़ाकर 11 कर देंगे, क्योंकि वो अंक जो है वो वृद्धि कर चुका है, तो उसका जो अंकन है वो बढ़ा के ही रखेंगे, उसको कम करके नहीं लिखेंगे। हमारा जो भी नंबर है वो एक सीमा में निर्धारित है, 0.5 से 0.5 तक। उन्होंने ये एक अभी देख सकते हैं कि 9.5 या फिर 9.6 आ रहा है, तो ये एक ही एवरेज रहेगा, इसको 10 लिख सकते हैं। और 9.9 है तो भी 10 लिख सकते हैं। अगर इसी के नीचे और 10 के ऊपर जब संख्या बढ़ती है तो 10.1 हो गया, 10.2 हो गया, 10.3 या 10.5 तक हम 10 लिख सकते हैं। इन सभी संख्याओं को 10 के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। मनोविज्ञान में परीक्षणों द्वारा प्राप्त वास्तविक जो प्राप्तांक मिलते हैं हमें, जो उन्हें पूर्ण संख्या के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। जैसे हमें किसी की बुद्धि लब्धि 100 प्राप्त हुई है, तो जैसी मिली है हम उसको वैसे ही लिखेंगे, उसको फेरबदल नहीं कर सकते हैं मनोविज्ञान में जो भी परीक्षण है। और मान लीजिए कि 120.5 मिलेंगे तो भी हम 120 ही लेंगे, 120.5 नहीं लेंगे। हम जो मनोविज्ञान में जितने भी परीक्षण होते हैं उनकी संख्या बिल्कुल उनका जो प्राप्तांक है बिल्कुल एक्यूरेट लेते हैं, वो जितना दिया है उतना ही लेंगे। हम उसमें ना ही कुछ ऐड कर सकते हैं, या जो कुछ एडिशनल है उसको हम अपने आंकड़ों में जो भी है, जो भी हम जो भी मल्टीप्लाई या जो भी डिवीजन वगैरह करते हैं उसमें वो प्रभावित ना करे, इसलिए उसको पूरा नहीं लेते, यानी जो उसमें एडिशनल है उसको हटा देते हैं। इसी क्रम में आगे देखेंगे कि प्राप्तांकों के प्रकार। प्राप्तांकों को कितने भागों में बांटा गया है? पहला है सतत या निरंतर प्राप्तांक, दूसरा है सतत या खंडित प्राप्तांक, मानक प्राप्तांक, वास्तविक प्राप्तांक, मूल्य प्राप्तांक। सतत या निरंतर प्राप्तांक वे प्राप्तांक होते हैं जिन प्राप्तांकों को भौतिक रूप से सूक्ष्म रूप में विभाजित करके विभिन्नात्मक मापन इकाइयों में व्यक्त किया जा सकता हो, ऐसे प्राप्तांकों को सतत या निरंतर प्राप्तांक कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में हम अगर देखें कि दूरी हो गई, भार हुआ, बुद्धि हो गई, समय आदि जो मिलते हैं हमें, इससे संबंधित जो भी प्राप्तांक हमें प्राप्त हो रहे हैं वो सतत व निरंतर प्राप्तांक रहेंगे। बुद्धि लब्धि की जब भी हम बुद्धि लब्धि की गणना जो मिलती है हमें, वो एक मिनट, जब भी हम बुद्धि लब्धि से रिलेटेड
कुछ जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, अगर 2 अंकों जैसे हमें फॉर्मूले को देख रहे हैं, अभी तक हम जहाँ बात कर रहे थे कि जो बुद्धि लब्धि है वो 120 लेंगे, लेकिन जो सतत और निरंतर प्राप्तांक हमें जिसके अंतर्गत हम प्रकार में पढ़ रहे हैं, उसमें क्या है कि जो अगर बुद्धि लब्धि 105.63 प्राप्त हो रही है, तो गणना करते समय हम अपनी सुविधा अनुसार इसमें थोड़ा सा फेरबदल कर सकते हैं। जैसे 0.6 या 1.15, मतलब 106 या 115 आदि को व्यक्त करने का मतलब हम 105 ले रहे हैं और 0.63 ले रहे हैं, और दूसरा जो ले रहे हैं वो 115.83 ले रहे हैं। तो इसको गणना के लिए हम सीधा सीधा जो आंकड़ा है वो ले लेते हैं। इसी प्रकार हम देखें कि दूरी या भार, लंबाई इत्यादि के प्राप्तांकों को हम भिन्नात्मक रूप में व्यक्त किया जा सकता है, उनको व्यक्त कर सकते हैं। जैसे हमें दूरी प्राप्त होती है कि 14.8 किलोमीटर दूरी मिल जाती है। उसी क्रम में हम देखें कि किलोग्राम भार में कितना, जैसे 10.70 मतलब 10.70 किलोग्राम। और दूसरा लंबाई देख सकते हैं कि 35.4 फुट। ऐसे इसके माध्यम से कह सकते हैं कि जो दूरी, भार या लंबाई हमें मिल रही है, उसमें जो हमें नंबर प्राप्त हो रहे हैं, प्राप्तांक प्राप्त हो रहे हैं, वो सतत एवं निरंतर प्राप्तांक के अंतर्गत आते हैं। उदाहरण के लिए और देख सकते हैं कि किसी बालक की लंबाई निरंतर रूप में बढ़ती रहती है। जैसे कि आज 50.1 सेंटीमीटर है, फिर थोड़े दिन बाद अगर देखेंगे तो 50.2 सेंटीमीटर हो जाएगी, कुछ समय बाद 50.5 हो जाएगी। इसी क्रम में जो बालक की लंबाई है वो बढ़ती रहेगी। अब जब इसको सेंटीमीटर में लेंगे तो 51 पॉइंट लंबाई प्राप्त करता है। मतलब जो बालक है उसकी लंबाई है जो बढ़ती रहेगी, लेकिन जब हम पूरा एक्यूरेट ले रहे हैं तो 50 पॉइंट, जैसे 50.5 है तो हम 51 लिख सकते हैं। ऐसे पूरा आंकड़ा ले लेते हैं। शिक्षा तथा जो मनोविज्ञान है उसमें सतत और निरंतर प्राप्तांकों का बहुत अधिक प्रयोग होता है। हम इसका कहीं देखिए, लंबाई और बुद्धि, समय, ये हम मनोविज्ञान में और जो शिक्षा है इसमें अधिक से अधिक देखते हैं, इसका प्रयोग होता है। दूसरी परिभाषा होगी, और दूसरा प्रकार है सतत या खंडित प्राप्तांक। सतत या खंडित प्राप्तांक वे होते हैं जो स्वयं में एक स्वतंत्र सत्ता होते हैं, जिनकी मापन इकाई पूर्ण संख्या होती है। पूर्ण संख्या होती है, जिसकी मापन इकाई पूर्ण संख्या होती है। जैसे कि किसी, अब इसमें देखेंगे कि वो लोग आए, वो प्राप्तांक आएंगे जो कि हम उनका खंडन नहीं कर सकते, उनको अलग अलग रूप में नहीं बांट सकते हैं, जो एक खुद में स्वतंत्र है। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए ले लेते हैं कि किसी कक्षा में छात्रों की जो संख्या है वो 50 है, तो 50 जो छात्र हैं उनको हम बिल्कुल खंडित नहीं कर सकते हैं। अब उसी में ये देख सकते हैं कि 10 बालक हैं, 40 बालिकाएं हैं, यानी ऐसे जो होगा वो प्राप्त, जो हमें आंकड़ा है वो प्राप्त हो जाएगा, लेकिन उसमें जो हम विभक्त है, जो भी खंडन है, वो नहीं कर सकते हैं। और दूसरा एग्जांपल ये देख सकते हैं कि 1 दर्जन केले एक दर्जन में केलों की जो केले हैं, जो उनकी संख्या होगी वो हमेशा निर्धारित रहेगी। उनको हम मतलब बांटेंगे नहीं कि 1 दर्जन है तो मतलब कम या ज्यादा कर ले, ऐसा नहीं हो सकता है। इसमें जो जो भी रहेगा, जो भी आंकड़ा रहेगा वो बिल्कुल स्वतंत्र रहेगा।
और एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि हम मार्केट में दुकानों की संख्या जो निर्धारित है उसका खंडन नहीं किया जा सकता है, वो हमेशा जितनी है उतने ही रहेंगे। सतत असतत वे मान होते हैं जिनको विभाजित नहीं किया जा सकता है तथा इनको भिन्नात्मक रूप में भी नहीं लिख सकते, क्योंकि ये 0.5 के उसमें आ नहीं रहे हैं, 0.5 के रूप में लिखे नहीं जा रहे हैं, तो फिर इनको भिन्नात्मक रूप में भी नहीं लिख सकते हैं। जो ये सतत और सतत निरंतर प्राप्तांक में थे, ये 0.5 से 0.5 ऊपर नीचे जा रहे थे, तो इनको जो भिन्नात्मक रूप में लिखा जा सकता था। यहाँ क्या है कि हम इनको भिन्नात्मक रूप में नहीं लिख सकते हैं। जो हमें संख्या प्राप्त हो रही है वो बिल्कुल एग्जैक्ट प्राप्त हो रही है, ना उसका खंडन किया जा सकता है। अब देखेंगे कि मानक प्राप्तांक क्या होते हैं। मानक प्राप्तांक वे प्राप्तांक होते हैं जो कि रेबर ने 2008 में लिखा कि सामान्यतः मानक विचलन के आधार पर किसी व्युत्पन्न प्राप्तांक को मानक प्राप्तांक कहते हैं। इसे हम जेड प्राप्तांक भी कहते हैं। इसके अंतर्गत ये जो भी हमें मानक विचलन प्राप्त होता है उसको हम मानक प्राप्तांक कहते हैं। वास्तविक प्राप्तांक वे प्राप्तांक होते हैं जो किसी जनसंख्या या समष्टि का सांख्यिकीय मूल्य वास्तविक प्राप्तांक होता है। यानी जो भी जनसंख्या है हमारे आसपास, उसका जो सांख्यिकी यानी उसकी जो गणना करके जो हमें आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं वो हमारी वास्तविक प्राप्तांक में आएंगे। रेबर ने यह परिभाषा 2008 में दी थी। उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि जो वास्तविक प्राप्तांक है, तो ये प्राप्तांक जनसंख्या या कोई समूह है उसके अंतर्गत मतलब हमें ये प्राप्त होते हैं। मूल प्राप्तांक वे प्राप्तांक होते हैं निरीक्षण या प्रेक्षण द्वारा सीधे तौर पर जो प्राप्तांक नोट किए जाते हैं या प्राप्त होते हैं उन्हें मूल प्राप्तांक कहते हैं। जैसे कि हम अपने डाटा कलेक्शन के लिए किसी स्थान पर जाते हैं या ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहां पर जो हमें सीधे यानी हम जो भी आंकड़े ले रहे हैं वो हमें तत्काल प्राप्त हो रहे हैं, हम उनको वहीं नोट डाउन कर रहे हैं, वो आंकड़े जो होते हैं वो मूल प्राप्तांक होते हैं। जैसे हमें कहीं की कोई घटना हो या फिर किसी स्थान की कुछ आंकड़े हो, तो अगर इनडायरेक्टली मिलते हैं तो वो मूल प्राप्तांक नहीं होंगे, लेकिन जब हम घटना परिस्थिति स्थिति को देखते हुए जो हम आंकड़ों का जो संग्रहण है वो करते हैं, वो हमारे मूल प्राप्तांक के अंतर्गत आते हैं। इसी क्रम में हम देखेंगे कि आवृत्ति वितरण क्या है। आवृत्ति वितरण सांख्यिकी की वो होते हैं, मतलब सांख्यिकी द्वारा किसी घटना का निरीक्षण या फिर जनसंख्या के जो आंकड़े लिए जाते हैं, जो हमें सूचनाएं प्राप्त होती हैं, जो उन सूचनाओं का एकत्रीकरण करते हैं, उसमें जब हम देखते हैं कि कितने बार वो आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं और वो मतलब कितने बार प्राप्त हो रहे हैं और किस क्रम में प्राप्त हो रहे हैं। अब देख सकते हैं कि चैपलिन ने 1982 में कहा कि आवृत्ति या बारंबारता को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि कोई प्राप्तांक या गोचर कितनी बार घटित होता है, वह संख्या ही उस प्राप्तांक या गोचर की आवृत्ति कहलाती है। यानी हम जो भी किसी घटना स्थल पर या फिर किसी विशेष स्थान पर जनसंख्या की जहाँ पे एकत्रित है वहां पर
जो भी हम उससे रिलेटेड जो भी आंकड़ों का हम एकत्रीकरण कर रहे हैं उसकी बारंबारता, यानी जो प्राप्तांक गोचर घटित, उस प्राप्तांक की जो आवृत्ति है, मतलब वो कितने बार घटित हो रही है, इसको हम आवृत्ति वितरण कहते हैं। ग्लीटमैन ने कहा 1983 में कि आवृत्ति वितरण को परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि आवृत्ति वितरण वह व्यवस्था है जिसमें प्राप्तांकों या आंकड़ों का सारणीयन उनकी आवृत्ति के आधार पर किया जाता है। ग्लीटमैन ने कहा कि जो भी आवृत्ति वितरण है उसको परिभाषित किया उन्होंने, और परिभाषित करते हुए उन्होंने कहा कि आवृत्ति वितरण वह व्यवस्था है जिसमें प्राप्तांकों या आंकड़ों का सारणीयन उनकी आवृत्ति के आधार पर किया जाता है। यानी जो भी हम डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, जो भी हम स्कोर प्राप्त कर रहे हैं, उनको एक सारणीबद्ध रूप में हम रखेंगे और उनकी आवृत्ति को हम देखेंगे। जो भी हम आवृत्ति वितरण व्यवस्था है जो हम उसको सारणीबद्ध करते हैं उसको हम आवृत्ति वितरण कहते हैं। रेबर ने अपनी परिभाषा में कहा कि कोई वितरण जो वर्गों या श्रेणियों के अनुसार प्राप्तांकों से घटित होने की आवृत्ति की सूचनाकरण, यानी जो हमें सूचना प्राप्त हो रही है पर आधारित होती है, वो आवृत्ति वितरण कहलाती है। मतलब ये हम कह सकते हैं कि जो भी हमें वितरण प्राप्त हो रहा है, मतलब जो वर्गों या श्रेणियों के अनुसार प्राप्तांकों के घटित होने की जो आवृत्ति है उसे आवृत्ति वितरण कहते हैं। इन परिभाषाओं के अनुसार हम ये देख सकते हैं कि जो आवृत्ति वितरण है वो एक तकनीकी विधि है या कि एक प्रश्नावली के माध्यम से भी कह सकते हैं, क्योंकि हम डाटा कलेक्शन करने जाते हैं तो हमारे पास कुछ ना कुछ एक प्रश्नावली होगी जिसके आधार पर हम डाटा कलेक्शन करेंगे। वहाँ पे घटना का जो भी है वो जायजा लेंगे, उसको जो भी हम आंकड़े एकत्रित करेंगे वो हम प्रश्नावली विधि या इन टेक्निक के माध्यम से ही आंकड़ों का एकत्रीकरण करेंगे, जिसके द्वारा वास्तव में प्राप्त प्राप्तांकों के वर्ग के अनुसार आवृत्तियों के वितरण को सारणीकरण किया जाता है। आवृत्ति वितरण के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि जो हमें डाटा प्राप्त हुआ है उसको एक सारणीबद्ध रूप में रख सकते हैं और उसको वर्गों में भी विभाजित कर सकते हैं। जो कौन सी घटना किस स्थान पर घटित है तो उसी स्थान पर वो घटना कितनी बार घटित हो चुकी है, हम इसको सारणीबद्ध रूप में रखते हैं। इससे क्या होता है कि हम जब भी कभी उसकी डिटेल लेना चाहेंगे या कुछ भी देखना चाहेंगे तो हमें वो यथास्थान वो चीजें उपलब्ध हो जाएंगी कि इस स्थान पर ये इस विधि के माध्यम से हमने मतलब ये घटनाएं देखी और हमने जो डाटा कलेक्शन किया वो ये प्राप्त हुआ था। इसी क्रम में हम देखेंगे कि आवृत्ति वितरण को हम n से प्रदर्शित करते हैं और इसे एक तालिका के रूप में भी कहा जा सकता है, आवृत्ति तालिका। और अब हम देखेंगे कि आवृत्ति वितरण का महत्व या उपयोगिता। एक कक्षा के 50 विद्यार्थियों की परीक्षा परिणाम दिए हुए हैं। इन्हीं परीक्षा परिणामों को यदि हम व्यवस्थित कर लिया जाए और इनको वर्गीकृत करके आवृत्ति वितरण बना दिया जाए तो जो परिणाम जो हमें प्राप्त हो रहे हैं वो बिल्कुल स्पष्ट रूप में प्राप्त होंगे। यानी ये कह सकते हैं कि अगर हम 50 विद्यार्थियों की परीक्षा ले रहे हैं
और जो उनके विषय हैं और जो परीक्षा परिणाम है उनको आवृत्ति वितरण द्वारा बिल्कुल वर्गीकृत करके रखा जाए, तो हम ये जो आंकड़े हैं इनको देखेंगे कि हमें स्पष्ट रूप से प्राप्त हुए हैं, और अधिक से अधिक संक्षिप्त रूप में भी इनको रख सकते हैं। तो हमें ये पता चलेगा कि हम आवृत्ति वितरण के माध्यम से इसका जो महत्व है, उपयोगिता है, वो भी हम देख पा रहे हैं। प्राप्तांकों के प्रसार का ज्ञान केवल एक ही दृष्टि में हो जाता है। जो हमें प्राप्तांक, जो हमें आंकड़े प्राप्त होते हैं, वो जो देखते हैं तो हम ये देखते हैं कि जो हमें ज्ञान है वो हमें एक ही, मतलब किसी स्थान पर यदि हम गए हैं तो हम अपने अनुभव से वहाँ डाटा कलेक्शन कर रहे हैं, या फिर कहीं किसी परीक्षा में हम देख रहे हैं कि जो भी जो प्रश्नावली नहीं, जो भी हमारे पास पुस्तिकाएं आई हैं उनको जो हम देख रहे हैं, तो जो हमें जो डाटा कलेक्शन प्राप्त हो रहा है वो हमें बिल्कुल स्पष्ट रूप से प्राप्त होगा, यानी और इसमें कोई फेरबदल भी नहीं होगा। तो प्राप्तांकों का जो प्रसार है, जो ज्ञान है, जो हमें जानकारी है, वो एक ही बार में हमें प्राप्त हो जाएगी। ये आवृत्ति वितरण का महत्व है। प्राप्तांकों को आवृत्ति वितरण सारणी में क्रमबद्ध करने से प्राप्तांकों में अधिक आवृत्ति वाले मानों का ज्ञान हो जाता है, जिससे केंद्रीय प्रवृत्ति का अनुमान लगाया जा सकता है। जो हमें आवृत्ति वितरण जो भी विधि है, इसके माध्यम से हम ये देखेंगे कि जो प्राप्तांक हमें प्राप्त हुए हैं उनको क्रमबद्ध रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं, और अधिक आवृत्ति वाले मानों को जब हम देखेंगे कि हम कोई भी किसी भी आंकड़े को हम सारणी रखते हैं, तो ये देखते हैं कि जिस भी आंकड़े की या जो भी अंक है उसकी जो बारंबारता है वो कितने बार प्राप्त हो रहा है, हम ये भी देख लेंगे। फॉर एग्जाम्पल के लिए देखें कि अगर हम कोई टेस्ट ले रहे हैं, कोई भी एक परीक्षा ऑर्गेनाइज कर रहे हैं और देख रहे हैं कि बच्चों को 40 कुल काफी बच्चे ऐसे हैं जो 40 अंक प्राप्त कर रहे हैं, तो जब हम उनके अंक रखेंगे तो हम ये देखेंगे, अगर सारणीबद्ध रूप से रखेंगे तो देख पाएंगे कि जो 40 अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी हैं, या तो वो उनकी संख्या कितनी है, और ये क्रमबद्ध रूप से हमें प्राप्त हो जाएगा। जो उनके मान है उनका ज्ञान भी हमें हो जाएगा, जिससे केंद्रीय प्रवृत्ति का अनुमान भी लगाया जा सकता है। आवृत्ति वितरण का महत्व में देखेंगे कि प्राप्तांकों या आंकड़ों को क्रमबद्ध करने से सांख्यिकीय विधियों की सहायता से विश्लेषण करना सरल हो जाता है। जो भी आवृत्ति वितरण के माध्यम से जो भी हम डाटा कलेक्शन या जो क्रम सारणीयन कर रहे हैं, उसके माध्यम से हम देखेंगे कि जो सांख्यिकी जो भी विधियां हैं उनकी सहायता से जो हम विश्लेषण कर रहे हैं, जो भी एनालिसिस कर रहे हैं, वो जो है वो सरलता से होगा। हमें उसमें अधिक जोर नहीं देना होगा, या ये कहें कि अधिक ध्यान नहीं लगाना होगा। हम जो जैसे सारणीबद्ध रूप से कोई काम कर रहे हैं, किसी को भी कोई भी डाटा सारणी के रूप में लगा रहे हैं, तो हम ये देखेंगे कि हम ज़्यादा उसका, जैसे कंप्यूटर में हमने चीज़ें सेट की, तो जब हम सेटिंग करके वो आंकड़े उसमें फिल करना शुरू करते हैं, तो जो एक जैसे आंकड़े होते हैं वो एक ही जगह आ जाते हैं। तो ये जो है आवृत्ति वितरण, ये वो विधि, इसके माध्यम से जो हमारा डाटा कलेक्शन है वो बिल्कुल आसानी से हो जाता है और वो सरल होता है। आवृत्ति वितरण में प्राप्तांकों या आंकड़ों के व्याख्या व्यवस्थापन से आंकड़ों में सजातीय गुणों का ज्ञान शीघ्र हो जाता है। आवृत्ति वितरण में हम देखेंगे कि जो प्राप्तांक, जो आंकड़े हमें प्राप्त हुए हैं, उनकी जो व्यवस्थापन व्यवस्था जैसे क्रमबद्ध रूप से जो रखा गया है, वे आंकड़े जो है वो सजातीय गुणों पर
ज्ञान शीघ्र से हो जाता है, मतलब जो सजाती है, मतलब जो भी पॉजिटिव चीजें हैं या कितना आंकड़ा प्लस है कितना माइनस है, ये हमें उसका ज्ञान हमें बड़ी आसानी से और बड़ी शीघ्रता से हो जाता है। सर आगे का नेक्स्ट क्लास में कर लेते हैं, क्योंकि आगे दूसरा टॉपिक स्टार्ट हो जाएगा। मेरी आवाज आ रही है? हाँ दर्शिका। हाँ हाँ। जी सर। एक थोड़ा सा सजेशन है कि जैसे कि आप कोई भी क्वांटिटेटिव डेटा को की बात करती हैं और उसको वो एग्जाम्पल के तौर पे बताती हैं, तो यस कोशिश किया करिए कि एक पेपर पे लिख लिया करिए, ठीक है, उसका फोटो खींच लिया, उसको अपनी स्लाइड में ऐड कर दिया, ठीक, तो यस मुझे लगता है वो समझने में ज़्यादा आसानी होगी, क्योंकि हमें ये मान के चलना है जब हम लोग प्रेजेंट करते हैं अपनी क्लास में, तो क्योंकि हमने एक ही टॉपिक तैयार किया है, तो अब वो टॉपिक हम उसमें जो भी चीज़ हमने पढ़ी है मैक्सिमम जितना हम पढ़ सकते हैं हमने पढ़ा है, ठीक, हमें पूरी क्लास को समझना है कि उसको वो टॉपिक के बारे में कोई नॉलेज नहीं है, हमें उसको उस वो पूरी क्लास को सिखाना है वो वाला टॉपिक, ठीक है, तो हम ये मान के थोड़ा सा और करेंगे तो थोड़ा सा और बेहतर हो जाएगा, और थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लेवल, आप सही बोल रही हैं लेकिन थोड़ा सा कॉन्फिडेंस और बढ़ाइए, है ना, कॉन्फिडेंस से बोलिए, और जब भी कोई एग्जाम्पल की बात आती है तो उसको ऐड कर लीजिए अपनी स्लाइड में, तो और भी अच्छा इफेक्टिव वो होगी आपकी प्रेजेंटेशन, ठीक है। यस यस सर। हम्म। ठीक, तो ये बताइए, आपका एक तो ये हो गया स्केल, ठीक है, अभी आपकी कंटिन्यू चलेगी अगली क्लास में। यस सर, इस एक ही सर क्लास चलेगी, उसमें हम सर देखेंगे कि जो हम्म। मापन है वो किस प्रकार से हो रहा है और हम्म। त्रुटियां कारक। अच्छा 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 अच्छा। जी सर। ठीक है, तो कोशिश करना जो इसमें कुछ चीज़ें अगर रह गई हैं तो अपनी पुरानी अगली क्लास में उसको ऐड जी करने की, अगर जो आपको लगता है कि ये चीज़ें ऐसी हैं कि मुझे अगर मैं और अच्छे से कर सकती हूँ, तो एक आध स्लाइड इसमें ऐड करके ना उस स्लाइड जी को सर। थोड़ा एक बार जल्दी से समझा देना अगली क्लास में, तो और भी अच्छा ओके लगेगा, सर। ठीक है। ओके सर। जी सर। क्योंकि अभी आपके पास टाइम है, अगले थर्सडे को होगी क्लास, तो तब तक आप आराम से इसको प्रिपेयर कर लेंगे, जी सर, ठीक है। एग्जाम्पल सेट कर लेंगे। हाँ हाँ हाँ, एग्जाम्पल जरूर होने चाहिए, क्योंकि जब भी चीज़ें हम ऐसी बताते हैं तो उसे मौखिक रूप से बताने में समझने में बहुत परेशानी होती है, वो चीज़ें हम लोग बता देंगे कि 10.5 और ये वो लिखे यस हुए जा, क्योंकि कुछ स्टूडेंट ऐसे भी होते हैं जो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं होती, तो उन लोगों को थोड़ा सा दिखाने में फिर वो जल्दी समझेंगे, है ना। हम्म यस सर। यस हम्म। ठीक है, अच्छा, आपकी तो अभी कंटिन्यू रहेगी, आप मुझे मेल कर देना पीपीटी और वो, यस ठीक। सर। हम्म। ओके। अच्छा नेहा, एक चीज और आपसे कहनी है। यस सर। हाँ, आप एक लिस्ट तैयार कर लीजिए जिसमें जितने कैंडिडेट का रह गया है अभी प्रेजेंटेशन, है ना, इसमें मेजरमेंट में, तो उनकी अल्फाबेटिकल लिस्ट तैयार कर लीजिए, जो जो यस रह सर। गए हैं, ठीक, उनका टॉपिक और उनका नाम, तो वो मुझको व्हाट्सअप कर देना, और एक एडमिनिस्ट्रेशन की तैयार कर लेना कि एडमिनिस्ट्रेशन में किस किस का रह गया है, ठीक। जी सर। हाँ, तो उसके हिसाब से मुझे भी पता लग जाएगी कितने दिनों तक हम लोगों की प्रेजेंटेशन चलेगी। हाँ, तो ये काम कर लेना आज कल में, है ना, संडे तक कर लेना आप, फिर मुझे भेज देना। यस सर, हम आपको दे हाँ देंगे कल हाँ तक। हाँ हाँ हाँ, और एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप लोग में से तैयार रहें, जो मंडे को क्लास होगी एडमिनिस्ट्रेशन की, तो उसके लिए पहले से आप लोग नाम वगैरह जो भी है वो मुझको मैसेज कर दें, जिसकी भी प्रेजेंटेशन होगी, ठीक। सर मेरी है वीरेंद्र सर, तो हमने अच्छा सर पीपीटी और वो भेज दिया सर असाइनमेंट। अच्छा अच्छा, आपकी आपकी शायद चल रही थी, मुझे लगता है ना। हाँ सर, एक क्लास हाँ हुई हाँ थी। हाँ 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 हाँ, ठीक ठीक ठीक। ठीक है, चलिए आपकी कंटिन्यू रहेगी, और बाकी मुझे लिस्ट मिल जाएगी तो उसके अकॉर्डिंग मैं देख लूंगा कि कितने कैंडिडेट ऐसे हैं जिनकी रह गई है अभी, ठीक है। चलिए फिर हम लोग कल मंडे को मिलते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके, वेलकम।